Hello students, welcome to our channel. Today we are going to start chapter 1 History, the rise of nationalism in Europe. हमेशा ही ये चैप्टर बच्चों को प्रॉब्लम देता है. आज हम इसे इजी टर्म में समझेंगे ताकि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो सके अच्छे से. चैप्टर स्टार्ट होता है द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म बाय फेडरिक सोरियो. 1848 में फेडरिक सोरियो, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, इसने एक सीरीज़ ऑफ प्रिंट्स विजुलाइज किया था जिसमें उसने एक ऐसे वर्ल्ड के बारे में सोचा था जिसमें कि डेमोक्रेटिक होगा, सोशल रिपब्लिक्स होगा, जिसमें उसका जो फर्स्ट प्रिंट था वो शो करता था यूरोप और अमेरिका के मेन और वुमेन, हर एज ग्रुप के और हर सोशल क्लासेस के. जो उसका आइडिया था वो कुछ इस तरह का था जिसमें कि एक इस सोच को डिस्क्राइब किया गया था कि जब रिपब्लिक होगा, डेमोक्रेटिक सोसाइटी होगी, तो वो किस तरह की शो होगी, जिसने एक नया आइडिया इमर्ज किया था नेशनलिज्म का. और फर्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आया वो 1789 में स्टार्ट हो चुका था, जिसमें बहुत सारे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दिखाई देने लगे थे. और ये रेवोल्यूशन जो था वो लोगों में एक तरीके की होप था कि चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी, बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे. ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज हुआ एज अ फोर्स विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप. End of result, these changes were emergence, new state in place of multinational dynasties empire of Europe. रीजंस जो नेशनलिज्म इन यूरोप के रहे वो थे एब्सोल्यूटिज्म, स्प्रेड ऑफ लिबरल आइडिया, लोग अब डोमिनेंस और इनइक्वालिटी के खिलाफ आवाज़ उठाने को रेडी थे. स्लोगन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा था. रोल ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था. उस समय में मिडिल क्लास के लोग जो थे वो एजुकेटेड हो रहे थे और उनमें इनइक्वालिटी को लेकर जो विद्रोह था वो स्टार्ट हो गया था. उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया था इक्वालिटी की. और इस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, नेशनलिज्म स्प्रेड हो रहा था. फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में स्टार्ट हुआ, बट बहुत लॉन्ग टर्म तक ये रह नहीं पाया, बिकॉज इसके बाद एंट्री होती है नेपोलियन की. नेपोलियन बोनापार्ट जब ये आया तो डिक्टेटरशिप दोबारा लग चुकी थी. इसने आकर सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया. सिविल कोड को नेपोलियन कोड भी कहा गया. ये 1804 में लगाया गया. सिविल कोड के मेन पॉइंट्स देख लेते हैं. सिविल कोड के मेन पॉइंट्स थे अबॉलिशन ऑफ ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, यानी प्रिविलेज बाय बर्थ को उसने अबॉलिश कर दिया. अब जो था ऐसा नहीं था कि राजा का बेटा राजा बनेगा. इस सेंस में अब ये था कि जिसमें कैपेबिलिटी होगी वो उस पोजीशन को ग्रास्प करेगा. इक्वालिटी बिफोर लॉ, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि उसने इम्प्लीमेंट किया. जिस इक्वालिटी की डिमांड लोग उठा रहे थे अब वो उसने फुलफ़िल की, जिससे लोगों को एक रिलीफ आया. एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन सिंप्लीफाइड कर दिया. फ्यूडल सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड, जितने पहले के ड्यूज़ थे लोगों पर वो भी हटा दिए गए. पीजेंट्स वर फ्रीड विथ सेड्रम एंड मिनोर ड्यूज़, सारे ड्यूज़ अबॉलिश किए गए, हटाए गए. गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड इन टाउन. ट्रेडिंग को ईजी किया गया ताकि लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें और वो ट्रेडिंग कर सकें. अगर इतने मेरिट्स थे तो डीमेरिट्स क्या थे? कुछ तो डीमेरिट्स भी रहे होंगे. और डीमेरिट्स में जो चीज़ें थी वो क्या थी? उसमें सबसे पहली चीज़ थी सेंसरशिप. मीडिया से उनके राइट्स लिए गए. मीडिया कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकती थी नेपोलियन के ख़िलाफ़. सेंसरशिप लगाया गया. और सेकंड चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक रहा वो था हाई टैक्स. हाई टैक्सेशन लगा चुके थे. हालांकि ट्रेडिंग जो है वो ट्रेडिंग बैरियर्स कम कर दिए गए थे और यूनिवर्सल वेट और मेजर भी लगाया गया था, विच इज़ जो बहुत ही हेल्पफुल रहा उनके लिए. फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में जो चीज़ें थी वो उससे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिले, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाया, बिकॉज 1815 में नेपोलियन जो है वह हार गया और यूरोपियन गवर्नमेंट जो है वो वापस कंजर्वेटिज्म को लेकर लाई. और यहाँ पर ट्रीटी ऑफ वियना, जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुआ. ट्रीटी ऑफ वियना के मेन पॉइंट्स क्या थे? बर्बन डायनेस्टी जो है वो वापस रीस्टोर हो गई, पावर में आ गई फ्रेंच में. मेन इंटेंशन जो थी वो क्रिएट करने की थी न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप. फ्रांस ने अपनी जो टेरिटरीज नेक्स्ट कर ली थी नेपोलियन की, और एक सीरीज़ ऑफ स्टेट्स सेटअप कर दिया गया उसकी बाउंड्रीज़ को फ्रेंच टू प्रिवेंट एक्सपेंशन इन फ्यूचर, ताकि आगे फ्यूचर में कोई एक्सपेंशन उसमें ना हो सके. इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में बात होती है जो है ड्यूक मेटरनिच. ये एक ऑस्ट्रियन चांसलर था उस समय का, ऑस्ट्रियन चांसलर, जिसका जन्म 15 मई 1773 को हुआ था. ही हैड वंस रिमार्क दैट व्हेन फ्रेंच स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड. ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट रहा है, बहुत ही फेमस कोट रहा है, जो कि इसने कहा था
He took the prominent part of Congress of Vienna and dominated the European politics 1814 to 1848. ये जो पर्सन था ये ही एक्टेड द रीस्टोरर, ओल्ड रिजीम का फेवर करता था ये। इसके बाद जो हमारे चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है जुज़ीपी मज़ीनी। जुज़ीपी मज़ीनी का जन्म 1807 में हुआ। ही बिकम अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी। इसने यंग इटली, यंग यूरोप सोसाइटीज़ बनाई जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सोसाइटीज़ रही, जिन्होंने हेल्प किया यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मेटरनिच को डिस्क्राइब किया था जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, क्योंकि ये रिपब्लिक्स को प्रमोट करता था, ये डेमोक्रेसी के फेवर में था और इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यंग इटली सोसाइटी को बनाकर यूनिफिकेशन के टाइम पे, यूनिफिकेशन ऑफ इटली के में इसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1866-1871, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिफिकेशन इन लीडरशिप इन प्रोशिया। द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रोशिया ओटो वन बिस्मार्क जो था वो चीफ आर्किटेक्ट बनाया गया। 3 वॉर्स हुई ओवर 7 ईयर्स में विथ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, जो कि एंड हुई प्रोशियन विक्ट्री के साथ, और इस तरीके से कंप्लीट हुआ प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। जनवरी 1871 में प्रोशियन जो किंग था केजर विलियम वन, वो जर्मन एम्परर बनाया गया। न्यू स्टेट प्लेस हो गया, स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज ऑन मॉडर्नाइजिंग करेंसी, बैंकिंग, लीगल, जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बाद यूनिफिकेशन ऑफ इटली भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। 1859-1870 के टाइम पीरियड का है ये। इटली जो है वो डिवाइड हुआ 7 स्टेट्स में। ड्यूरिंग 1830 जुज़ीपी मज़ीनी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, या जुज़ीपी मज़ीनी के एफर्ट से जो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीट हो पाया। द रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग इन 1831 एंड 1848 तब भी ये हुआ था, बट उस समय में ये फेल्ड हो चुका था। थ्रू द टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलाइंस, डिप्लोमेटिक अलाइंस का मतलब है कि एक ऑब्जेक्टिव को लेते हुए अपने फ़ायदे के लिए एक अलाइंस बनाई, जिसमें फ्रांस, सर्दिया, पिडमोंट जो है वो सक्सीड हुए इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्स इन 1859, और इन 1861 विक्टर एम्यूल II जो है वो राजा बनाया गया यूनाइटेड इटली का। इस तरीके से यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीट होता है। काउंट कैमेलियो द केवर जो कि चीफ मिनिस्टर था सर्दिया पिडमोंट का, उसने एक मूवमेंट चलाया यूनिफाई द रीजन ऑफ इटली, दो ही वॉज नाइदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। ना तो ये कोई रेवोल्यूशनरी था ना ही डेमोक्रेट था, बल्कि जो टेक्टफुल डिप्लोमेटिक अलाइंस की अभी हमने बात की थी ये इसी के थ्रू पॉसिबल हो पाया, और इसी की वजह से जो है वो ऑस्ट्रिया कुड बी डिफीटेड, ऑस्ट्रिया को हराया जा सका और यूनिफिकेशन इटली का पॉसिबल हो पाया। जुज़ीपी मज़ीनी ये कोई रेगुलर ट्रूप का पार्ट नहीं था, बट इसने खुद ने एक आर्म वॉलंटियर किया और अपनी खुद की एक आर्म फोर्स बनाई थी, जिसमें इसने हेल्प किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट था इसे लोकल पीजेंट्स का, और इसने भी बहुत हेल्प किया था यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। Greek was the part of Ottoman Empire since 15th century. The growth of revolutionary nationalism after French Revolution 1789 एक स्ट्रगल स्पार्क हो गया था इंडिपेंडेंस का ग्रीक में भी। स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस stated 1821 nationalists in Greece got support from other Greek living in exile, also from many West Europeans. बहुत सारे पोएट, आर्टिस्ट, इन सब ने भी सपोर्ट किया इस स्ट्रगल में, जिसे इससे रोमांटिसिज्म के नाम से दिया गया है, जिसमें पोइट्री, राइम्स, इन सब के थ्रू जो है वो किया गया। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये रिकग्नाइज किया गया ग्रीस में एज इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में। नेशनलिज्म इन ब्रिटेन। द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वॉज नॉट द रिजल्टेड ऑफ सडन अपहीवल और रेवोल्यूशन, बट वॉज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। यानी ब्रिटेन का जो फॉर्मेशन था वो कोई सडन अचानक से हुई चीज़ नहीं थी, बल्कि बहुत ही लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस था, जिसमें नो ब्रिटिश नेशन 18th सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था, बल्कि ये बहुत ही स्लोली स्टीडली ग्रो हुआ। इसने अपनी वेल्थ बढ़ाया, अपना इंपॉर्टेंस, अपनी पावर जो है वो बढ़ाई, और इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया ओवर द अदर नेशन ऑफ द आइलैंड। द इंग्लिश पार्लियामेंट सीज पावर फ्रॉम मोनार्की 1688। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो फॉर्म हुआ 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के साथ। आफ्टर फेल्ड रिवॉल्ट ऑफ 1798 के रिवॉल्ट के फेल हो जाने के बाद आयरलैंड जो है वो फोर्सफुली इनकॉर्पोरेट कर दिया गया यूनाइटेड किंगडम में 1801 में, और ये सिंबल था न्यू ब्रिटेन का कि अब ये एक्टिविटी प्रमोटेड हो चुका था।
अब जो मेजर एक क्वेश्चन आता है वो है बाल्कन प्रॉब्लम। बाल्कन में जो सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट हुई वो किस तरीके से हुई, या उसमें नेशनलिज्म किस तरीके से आया। बाल्कन जो रीजन था वो जोग्राफिकली उसमें बहुत ही एथनिक वेरिएशन था, और आज के समय में रोमानिया, बल्गेरिया, ग्रीस, सर्बिया एक्सेट्रा सो मैनी अदर स्टेट्स इससे फॉर्म हुई है। इनहेबिटेंट ऑफ देयर एरिया ब्रॉडली नोन एज स्लाव्स, इन सभी को मिलाकर उस समय में ब्रॉडली स्लाव्स कहा जाता था। लार्जर पार्ट था बाल्कन का ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में, और यहाँ पर रोमांटिक नेशनलिज्म स्प्रेड हो चुका था। रोमांटिक नेशनलिज्म एक इस तरीके का नेशनलिज्म था जिसमें पोएट्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बाल्कन टुगेदर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओटोमन एम्पायर मेड रीजन वेरी एक्सप्लोजिव। जब ओटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ तो ये सिचुएशन बहुत ही एक्सप्लोजिव हो गई। वन बाय वन यूरोपियन नेशनलिटीज़ ब्रोक होने लगी, अलग अलग होने लगी, और इन सभी ने अपने आप को डिक्लेयर करना शुरू कर दिया इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में। डिफरेंट साल्विक नेशनलिटीज़ स्ट्रगल करने लगी अपनी आइडेंटिटी के लिए, और बाल्कन एरिया जो है वो बहुत ही इंटेंस कन्फ्लिक्ट वाला एरिया होने लगा। बाल्कन स्टेट जो था वो अब उनमें यूनिटी ख़त्म हो चुकी थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वॉज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर फॉर कंट्रोल ओवर द एरिया, और आगे जाके ये सीरीज जो है वो वॉर में कन्वर्ट हो गई, और फाइनली इसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। विजुअलाइजिंग द नेशन जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इसका, जिसमें एलिगरी जो वर्ड है वो दिया गया है। एलिगरी का मीनिंग था कि किसी नेशन को एक फीमेल फिगर के रूप में पोर्ट्रे करना। जिस तरह से इंडिया में हम भारत माता कहते हैं, उसी प्रकार फ्रांस में मैरिनी और जर्मन की जर्मेनिया जो है वो एक एलिगरी फीमेल फिगर नेशन को पोर्ट्रे किया गया, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में 18 मई 1848 में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने मार्च किया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की तरफ इन चर्च सेंट पॉल में। इन्होंने डिमांड की कि इनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, अपने लिए इन्होंने इनमें स्पेशली मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, आर्टिशंस जो थे, ये सब इकट्ठे होकर गए सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में, और इन्होंने डिसाइड किया कि ये अपना वोट करेंगे और अपनी खुद की जर्मन नेशनल असेंबली बनाएंगे। जब ये वहाँ पहुँचे तो इन पर जो है वो कार्रवाई की गई और अपोज किया गया इनके इलेक्टेड असेंबली को। वाइल ऑपोजिशन जो थे उसके लिए वहाँ पर मिलिट्री तक बुलाई गई। पार्लियामेंट was dominated by middle class who resist the demand of workers, artisans and lost their support. In the end, troops were called. ट्रूप्स बुला लिए गए, असेंबली को जो है वो डिसबैंड कर दिया गया। कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स भी दिए गए हैं इस चैप्टर के अंदर, जो कि एमसीक्यूज वगैरह में पिक्चर्स में आ जाते हैं, जैसे ब्रोकन चेन, बीइंग फ्रीड, क्राउन ऑफ ओक लीव्स में जो एलिगरी दिखाई गई है वो हीरोज़म को दिखाती हैं, जिन्होंने स्वॉर्ड पकड़ा हुआ है, वो रेडीनेस टू फाइट। ब्लैक एंड रेड गोल्ड ट्राई कलर जो फ्लैग है लिबरल नेशनलिस्ट का, रे ऑफ राइजिंग सन दिखाया गया है, बिगनिंग ऑफ न्यू एरा। पोस्टेज स्टैम्प 1850 पिक्चर है मेरिनी की जो कि प्रिंटेड है, रिप्रेजेंटेड रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। ये पिक्चर जो है वो मेड बाय पेंटर फिलिप की है 1848 में, जिससे सेंट पॉल जो चर्च पार्लियामेंट के हैं उसे दिखाया गया है, विजुअलाइज किया गया है। दो मेजर स्टेटमेंट भी हैं जो कि एमसीक्यूज में दिए जाते हैं। व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, जो मेटरनिच ने कहा है। मजीनी इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर, अगेन मेटरनिच द्वारा बोला गया स्टेटमेंट है। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये इस चैप्टर का पूरा ओवरऑल व्यू है। थैंक यू सो मच।